वेलकम बैक टू स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स है। क्या होते हैं को फैक्टर्स? वो तमाम सब्सटेंसेस, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम्स के साथ को में काम करेंगे, यानी को यानी मिल के काम करेंगे। अच्छा, कुछ बल्कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको फुली एक्टिव होने के लिए एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। वो कुछ भी हो सकते हैं, मेटल आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो नॉन प्रोटीन होने चाहिए, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं को फैक्टर्स। और को एंजाइम जो है वो को फैक्टर की ही एक क्या है, काइंड है, एक किस्म है। को फैक्टर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हैं, 3 काइंड्स के हैं, 3 काइंड्स इनकी है। पहला हमारे पास है मेटल आयंस, दूसरा हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप और तीसरा है को एंजाइम्स। मेटल आयंस, मेटल से पता चल रहा है क्या है, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, ये क्या है, सब मेटल आयंस हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, आयंस है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, इसकी एग्जांपल में हेमाटिन आ जाता है। हेमाटिन एक हेमाटिन ग्रुप जो है, एक जो है हीमोग्लोबिन का ग्रुप है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड सेल्स के साथ जो है टाइटली बाइंड हो जाती है और बाद में अलहदा भी नहीं होती। को एंजाइम्स इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं मैनी वाइटामिन्स, जैसे नियासिन है, राइबोफ्लेविन है, ये सब जो वाइटामिन्स के नेम हैं और ये को एंजाइम हैं। अच्छा, अब इनकी डिटेल्स जो है पढ़ने से पहले, इनको डिटेल से पढ़ने से पहले हम एपो एंजाइम और होलो एंजाइम की टर्म को देख लेते हैं। एपो एंजाइम क्या होता है? एक एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम होता है, यानी कि उसका जो प्रोटीन पार्ट है वो क्या है, एंजाइम है, एपो एंजाइम कहलाता है। जबकि होलो एंजाइम जो होता है, जब किसी एंजाइम के साथ, ठीक है, जब किसी एंजाइम के साथ आके कोई को फैक्टर लगता है तो इस कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। जब जस्ट प्रोटीन पार्ट जो होगा विदाउट को फैक्टर वो क्या होगा, एपो एंजाइम, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास है मेटल आयंस। मेटल आयंस क्या हैं? कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, ये सब क्या है हमारे पास, मेटल आयंस हैं जो किसी एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी को, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है, कैरी आउट करता है। तो इसमें कहता है चेंज नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट्स इनटू फंक्शनल एक्टिव साइट्स। हाँ जी, एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो एक मेटल आयन से पहले वो क्या होती हैं, जो एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स हो सकती हैं किसी एंजाइम में। किसी एंजाइम में क्या होता है, एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स किसी एंजाइम में प्रेजेंट हो सकती हैं। अब जब आके साथ इसके साथ मेटल आयन अटैच होगा तो क्या होगा कि ये जो एक्टिव साइट्स नॉन फंक्शनल थी वो क्या हो गई हैं, अब फंक्शनल एक्टिव साइट्स में तब्दील हो जाएंगी। नंबर 2 है अटैचमेंट चेंजेस द शेप ऑफ एंजाइम अलाउज इट टू कंबाइन विद सबस्ट्रेट। हाँ जी, तो जब इसके साथ ये आके बाइंड कर देगा, अटैच हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि इस एंजाइम की शेप भी चेंज हो जाएगी, एंजाइम की जो शेप है वो भी चेंज होगी। तो उससे क्या होगा कि जो स्पेसिफिक सर्टेन सबस्ट्रेट ने आके बाइंड होना है वो आके बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो इसके एग्जांपल में हेमाटिन हमने ग्रुप को पढ़ा। ये एक ऐसे हैं जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे एंजाइम्स के साथ, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टाइटली बाइंड हो जाते हैं, टाइटली बाइंड होते हैं। और ये ऑर्गेनिक ग्रुप भी हो सकते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोएंजाइम। कोएंजाइम्स भी एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं और ये नॉन प्रोटीन होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब ये को फैक्टर्स की एक ऐसी किस्म है जो कि एंजाइम के साथ लूजली अटैच होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड होता है, एक वीक जो है अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि कोफ एंजाइम और जो है हमारे पास एंजाइम उसके दरमियान में बनेगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल में हमने मैंने विटामिन्स देखे थे, नायसिन है, राइबोफ्लेविन है। अब नियासिन और राइबोफ्लेविन जो होते हैं इनका मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कोएंजाइम होते हैं। इनका जो मोस्ट ऑफ द हिस्सा, जो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कोएंजाइम एज अ कोएंजाइम के तौर पे फंक्शन करता है। हाँ जी, ये कैटालाइज करवाते हैं रिएक्शन को, कैसे, बाय ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसपोर्ट करके जो है रिएक्शंस को कैटालाइज करवा रहे होते हैं। अब ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे करना है, एंजाइम टू एंजाइम, एंजाइम टू एंजाइम इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने होते हैं। उसके बाद सेल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो को एंजाइम है वो NAD+ है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, यानी कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट
कर लेता है, और जब ये एक्सेप्ट करता है तो ये NADH में रिड्यूस हो जाता है। तो NADH एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी कैरियर है, यानी कि ये सबसे हाई एनर्जी कैरियर है, यानी इसमें हाई एनर्जी जो है वो क्या होगी, इसको कैरी करेगा। उसके बाद क्या होता है कि सेल में जब फूड ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो जो उसमें से जितने भी फूड मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे ड्रा करके किसको दे दिए जाते हैं, NAD+ को दे दिए जाते हैं। ये एक कोएंजाइम है। ये हाइड्रोजन को, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन्स बोला पहले, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो ये जब इस सब को एक्सेप्ट कर लेगा, इस सब को जो है उसमें रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है हाइड्रोजन जो आइंस हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो हाइड्रोजन आइंस में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NADH जो है वो हाई एनर्जी कैरियर है, यानी कि इसमें हाई एनर्जी जो है मौजूद होती है। ATP और NADH ये दोनों हाई एनर्जी क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। हाँ जी, कुछ एंजाइम्स जो हैं वो हार्मफुल भी प्रूव हो सकते हैं, ठीक है, अगर उनको जो है वो गलत जगह पे एक्टिव हो जाएं। उसकी एग्जांपल में आ जाता है पेप्सिन। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम आता है, पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन जो है वो स्टमक की एपिथेलियल टिश्यू लेयर जो है उसको रिलीज़ करती हैं, लेकिन इसको एक्टिव फॉर्म, ये पेप्सिन जो है एक एक्टिव फॉर्म है प्रोटीन डाइजेशन के लिए। लेकिन अगर इसको सेल्स जो बना रहे हैं, अगर उसके अंदर जब ये सक्रीट होगा एक्टिव फॉर्म में, तो ये सेल की जो प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें प्रोटीन्स जो हैं एज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो वो उस स्ट्रक्चर को जो है ख़राब कर सकता है, ठीक है। सेल्स में स्ट्रक्चर्स को, प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर्स को ये डिग्रेड कर सकता है, उनको डाइजेस्ट कर लेगा, इसलिए इसको इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो सेल सक्रीट करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू लेयर जो स्टमक की होगी, इसको पेप्सिनोजन में जो है वो सक्रीट करेगी, और जब ये अपनी साइट पे पहुंचेगा, यानी कि स्टमक कैविटी में ये पहुंचेगा, तभी ये जाके पेप्सिन जो है एक एक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। वरना ये क्या करेगा, ये सेल्स के जो है प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर्स को जो है डाइजेस्ट कर लेगा, और इस तरह से जो है वो क्या हो सकता है, ये हार्मफुल भी प्रूव हो सकता है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया और पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ आदमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।